एक अच्छी शिक्षा का अधिकार दुनिया के पास हो। मैं थोड़ा लालची हूं, मैं सिर्फ भारत की बात करता हूँ। मेरा ध्यान उन पे ज्यादा रहता है जो अच्छा नहीं कर पाए। और आप स्कूल में कैसे बच्चे थे? अगर टॉयलेट में बम फोड़ा जा रहा है तो मुझे पता होता था कि आज फोड़ा जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था। इट वाज ओनली वर्क एंड वर्क। हमारे यहाँ देखिए, छोटे शहर से मैं आता हूँ, मुजफ्फरनगर से। मैं यूएस पहुंचा नहीं पहुंचा, मेरी वीडियो तो एटलीस्ट यूएस पहुंच गई। तो फैमिली के साथ साथ ये सब कैसे मैनेज कर पाते हैं? कहते ना, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। प्रेमानंद जी महाराज है। ओशो की बहुत सारी बातों से मैं रिलेट करता हूँ। जो कॉन्सेंट्रेशन स्पैन है वो बहुत कन्फाइंड हो गया है। इवन कभी कभी तो रील भी लंबी लग रही होती है कि भाई जल्दी कर, क्या होना, नहीं तो मैं अगले पे जाऊँ। आप गोरे हैं, आप काले हैं, बच्चों के साथ कितने ट्रॉमा जुड़े हुए हैं। तो मैं जज नहीं करता। मैं बोलता हूँ पूरी दुनिया जज कर रही है, घर वाले जज कर रहे हैं, बट मेरी क्लास में आके आपके मुंह में जो है आप बिंदास बोलो, मैं बैठा हूँ। Real voices, true stories, honest dialogues, raw conversations. Listen, learn and grow with us. नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलते हैं उस शख्स से जिन्होंने लाखों स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बदल दी, जिन्होंने ना ही सिर्फ उनको पढ़ाया है पर उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। उनका मानना है कि बच्चों को अच्छे मार्क्स और अच्छे रैंक्स तो लाने ही है, पर रोज एक बेहतर इंसान बनना है। वो जाने जाते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। He means that the final destination or the final result is important, but the journey to that destination is equally important. He has more than 10 years of teaching experience with most reputed edtechs of our country. He has more than 8 lakh subscribers on his YouTube channel, more than 2 lakh registered students on KnowledgeGate website, founder and CEO of KnowledgeGate. So आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के सफर को। Welcome to our show, sir. हेलो रूपाशी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नंबर्स तो नंबर्स ही होते हैं। आई डोंट एक्चुअली बिलीव इन नंबर्स, बट इस 10 साल की जर्नी में हमने, आई थिंक, स्टूडेंट्स की लाइफ में जितना इम्पैक्ट क्रिएट किया है, और अभी जब स्टूडेंट्स हमसे बताते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हुआ है और हाउ देयर लाइफ हैज ट्रांसफॉर्म, तो वो मेरे को ज़्यादा मीनिंगफुल लगता है। एंड यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ डूइंग द सेम थिंग, बिकॉज दीज पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग आजकल बहुत नॉलेज क्रिएट भी करता है, और बहुत अनबायस्ड तरीके से नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट इनिशिएटिव फॉर द सोसाइटी। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो सर, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और आप स्कूल में कैसे बच्चे थे? मतलब आप एकदम फ्रंट रो में बैठ के टीचर की बात सुनते थे, या बैक बेंचर थे और चिल करते थे, थोड़ा पढ़ाई करते थे, थोड़ा खेलते थे? कैसे स्टूडेंट थे आप बचपन में? देखिए, मैं इसकी एक छोटी सी तुलना करूँ ना, तो जैसे इंडिया की सिचुएशन है ना बहुत पिछड़ा है, ना बहुत डेवलप्ड है, ना किसी का बहुत अच्छा दोस्त है, ना किसी का बहुत अच्छा दुश्मन है। लगभग वही सिचुएशन मेरे स्कूल में थी। तो मैं आप बोल सकते हैं थोड़ा सा अबव एवरेज स्टूडेंट में से था। ऐसा नहीं है कि मैं क्लास का टॉपर था, और ऐसा भी नहीं है कि मैं डफर था। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरी क्लास के सब बच्चों से दोस्ती होती थी। तो अगर कोई टॉपर्स हैं तो वो मुझे अपने साथ बिठाने में, उनको ऐसा नहीं लगता था कि यार ये हमारे ग्रुप का नहीं है। या अगर कोई दैट नोटोरियस वाले जो बच्चे होते हैं, कुछ को अगर टॉयलेट में बम फोड़ा जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो मुझे पता होता था कि आज फोड़ा जाएगा। तो मेरा सबसे कनेक्ट होता था। ओके, यस। सो आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट या एक इंसान की लाइफ में उसकी जो स्कूल लाइफ होती है, उसके जो 17-18 साल होते हैं या जो प्राइमरी ईयर्स होते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? देखिए, अगर जब हम बच्चे होते हैं तो आप मान के चलिए शायद फैमिली में, परिवार में हम उतना टाइम स्पेंड नहीं करते जितना कि स्कूल में कर रहे होते हैं। सो ऑब्वियसली इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्कूल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, वो जस्ट हमारी एकेडमिक एजुकेशन है। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ठीक है, एक बार आप लिखना, बोलना, पढ़ना, किसी भाषा को सीख गए, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट रियल लाइफ में, लॉन्ग टर्म में कोई बहुत ज्यादा हमारे काम आने वाला नहीं है। तो हमें समझना है, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोल रहा होता हूँ कि अगर आप ऐसा नहीं कि आप 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ रहे हो, एकदम पढ़ाई का कीड़ा बन गए हो। शिक्षा हमारे जीवन का एक हिस्सा है। शिक्षा से मेरा मतलब है एकेडमिक एजुकेशन, है ना। उसके अलावा मेरे को लगता है स्कूल और कॉलेज लाइफ, इट इज अबाउट टू एक्सप्लोर। मैंने तो अभी अपनी जर्नी में, जब मैं पुराना देखता हूँ कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, तो शायद वो कमाई जो मैंने क्लास के बाहर की थी वो ज्यादा काम आ रही है। चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज हो, स्पोर्ट्स हो, एक्टिंग हो, थिएटर हो, रिलेटिव टू जो मैंने क्लास में सीखा। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे 10-12 तक अच्छा नहीं कर पाते। हमें लगता है कि यार मेरे साथ स्कूल में था 60% मार्क्स आते थे, आज पता नहीं जीवन में बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसे कैसे हो गया। या कोई बच्चा होता है कि सर बहुत अच्छा था, 99 आते थे और अभी रिलेटिवली उतना अच्छा नहीं कर रहा जितना 70, 80 या 60% वाले बच्चे कर रहे हैं।
तो उस पर भी आई थिंक ऐसा नहीं है कि आपकी स्कूल लाइफ अगर खराब गई तो आप डिमोटिवेट हो जाओ कि यार मेरी तो लाइफ खत्म हो गई, मैं कुछ नहीं कर पाया। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने अच्छा करा तो यू टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि यार बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स हो गए तो लाइफ सेट हो गई। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? तो ये थॉट प्रोसेस रखना ना कि मेरा स्कूल खराब हो गया है। अब आप समझो, अगर मैं एवरेज लाइफ स्पैन 80 ईयर्स भी मान लूं, स्कूल में आपके 15 साल गए हैं, अभी बहुत सारा टाइम है। तो अगर आपको समझा कि मैंने एकेडमिकली अच्छा नहीं किया, तो वो लर्निंग लिख के रख लेने की फ्यूचर में वो गलती आप दोबारा ना करो। या अगर आपको लगता है कि आपको स्पोर्ट्स में उतना पार्टिसिपेट नहीं किया जितना करना चाहिए था, तो अब आपको चाहिए कि आप फिजिकली थोड़ा सा और फिट हो जाओ, तो उसको ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। देखो, लाइफ कंटिन्यूस स्ट्रगल है। ऐसा आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, एज यू टोल्ड अर्लियर ना, कि जिन्होंने 10th क्लास में 12th क्लास में दोस्तों भी क्लास टॉपर्स, और कॉलेज में जाके आई थिंक हम सबने कॉलेज में बच्चे देखे हैं जो ऐसा भी करते हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं था। या वो स्टूडेंट्स भी, वो दोस्त सबके होते हैं जिन्होंने एकेडमिकली शायद इतना अच्छा नहीं किया लाइफ में, बट व्हेन दे आर इनटू बिजनेस और व्हेन दे आर इनटू सम स्पेसिफिक क्रिएटिव प्रोफेशंस, दे डू वंडर्स। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको ऐसे मत समझो एवरीथिंग इज लर्निंग। जब आप अच्छा भी कर रहे हैं ना, तो वो भी कल नहीं रहने वाला। एक बहुत पुरानी कोट है ना कि दिस टू शैल पास, वेदर इट इज अ गुड टाइम और द बैड टाइम, द लर्निंग रिमेन्स विद यू। तो उस लर्निंग को लेके आगे बढ़ना है। और अगेन, जैसा मैंने एक्सप्लोर वाली बात की ना, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पहचानने हैं। टू कोट एन एग्जांपल, जैसे अभी मैं, थोड़ी सी अजीब बात है बट सबको लगता होगा कि सर एकेडमिक्स में संजय सर ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे हैं, इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट वेरी गुड इन लिटरेचर, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश और फॉर एग्जाम्पल हिंदी, अगर मैं डिटेल में जाऊं टू फॉर दैट मैटर। तो दैट इज द रीजन कि मतलब मेरे को लगता है कि अगर मैं कोई चीज ठान लूं तो मैं उसे कर लेता हूं, बट दैट इज द सेम रीजन कि मैंने यूपीएससी को कोई टारगेट नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को पता है कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो वहां पे वो मेरे वीक पॉइंट्स बन जाने वाले हैं, बिकॉज आई हैव टू राइट द रिटन एग्जाम। उसको क्रैक करना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ये आपको समझना है कि आपकी जो स्किल सेट है उसके ऊपर आप करियर खेलो, ना कि जो चार दोस्त बोल रहे हैं या जो सब कर रहे हैं वही करना शुरू कर दो। तो सर, फिर 12th के बाद आपने जो करियर ऑप्शन चूज किया, आपने इंजीनियरिंग की, तो ये आपका डिसीजन था, आपके पेरेंट्स का डिसीजन था, या एज अ फैमिली आपने करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करे और डिसाइड किया कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी चाहिए? देखिए, मेरे को तो लगता है, स्पेसिफिकली अपने केस की बात करूं तो मेरी बस थोड़ी सी किस्मत अच्छी थी कि मेरे को लगता है मैंने उस समय डिसीजन लिया आज के हिसाब से वो एकदम परफेक्ट था। हमारे यहाँ देखिए, छोटे शहर से मैं आता हूँ, मुजफ्फरनगर से, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि यू चूज, या आपको पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अगेन स्कूल आपको बताता है। तो 10th क्लास में जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं दे गेट साइंस साइड, जिनके थोड़े से खराब होते हैं, मिड रेंज में होते हैं, उनको कॉमर्स देते हैं, और जो और कम वाले होते हैं उनका फिर भगवान मालिक है। सेम गोज टू 12th क्लास। तो 12th क्लास में साइंस साइड के जो बच्चे अच्छे नंबर ला रहे होते हैं दे गो इनटू इंजीनियरिंग, कि भाई इंजीनियरिंग ही करना है ना। जो उससे थोड़ा कम होते हैं वो फिर बीएससी वगैरह के बारे में सोचते हैं। तो हालांकि ये मैंने दिल्ली में आने के बाद देखा कि कुछ लोग 98-99% पे भी आर्ट्स ले रहे होते हैं। और यू नो, ये श्री राम कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ तो हर साल मीम चलते हैं कि इस बार 100 पे जाएगा कि नहीं। बट हमारे टाइम पे इतने तो नथिंग रॉन्ग विद आर्ट्स साइड फॉर दैट मैटर, बहुत अच्छा है, बट हमारे केस में तो ऐसा ही था। तो मैं बोलूंगा बस एक ये तो तुक्का था कि मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। ओके, पर ठीक रहा ना, आपके लिए बहुत अच्छा डिसीजन था, बहुत फिनोमिनल। तो सर, इंजीनियरिंग के 4 साल कैसे रहे? आपने कैसे उनको यूटिलाइज किया? कुछ गलतियां की? देखिए, हर किसी के लिए ना लाइफ में मैं बोलता हूँ, अगर उसने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा काम किया है, अच्छे से मतलब मेहनत की है, चाहे वो गुंडा ही बनाओ। अब गुंडा भी तो छोटे छोटे गुंडे भी हैं, यू नो, यू हैव टू बी इन इंडियाज मोस्ट वांटेड लिस्ट। या अगर आप अच्छे पॉलिटिशियन में, आपने कुछ भी अच्छा किया है ना, तो मेरे को लगता है 4-5 साल का एक फेज लाइफ में होता है जब आपने बहुत अच्छी मेहनत की हो। और आई थिंक मेरा वो फेज इंजीनियरिंग था। तो 12th क्लास तक मेरे को ये तो था कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं दिमाग से अच्छा हूँ, बट मैं कभी पढ़ा नहीं। जैसे मैं बोल रहा था, मैं सब चीजें कर रहा था, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन क्लास इन माय इंजीनियरिंग, मैंने वो नहीं किया। तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो, और जो सारी चीजें आजकल बच्चे से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होता है, मैं थोड़ा कम था। आई वाज वेरी मच इनटू एकेडमिक्स, क्या सिलेबस है, कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कैसे पढ़ना है, सेमेस्टर में अच्छे नंबर लाने हैं। तो आई थिंक जो किया जा सकता था मैं वो कर रहा था। ओके सर, फिर इंजीनियरिंग के बाद आपने प्लेसमेंट के बारे में सोचा, हायर स्टडीज़ के बारे में सोचा, कैसे डिसाइड किया कि अब इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है? देखिए, ज़्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी हुई थी, एक तो अवेयरनेस नहीं थी। ये पता नहीं था कि मार्केट में क्या ऑप्शन है, कैसे करना है।
उस समय रिलेटिवली इंटरनेट भी इतना अच्छा नहीं था, और हमारा जो कॉलेज था या उसके जो प्लेसमेंट सेल थे, जो सबकी शिकायत रहती है, वो भी रिलेटिवली उतना इनिशिएटिव नहीं लेता था। तो ऐसा नहीं कि खैर प्लेसमेंट्स का ऑप्शन नहीं थे, अगर अपन चाहते तो प्लेसमेंट हो जाता, बट मेरे को काइंड ऑफ थर्ड ईयर में ही ये क्लियर हो गया था। इन थर्ड ईयर ऑल्सो आई राइट गेट एग्जाम, इन फाइनल ईयर ऑल्सो आई राइट गेट एग्जाम। तो मेरे को काइंड ऑफ क्लियर था कि मेरे को थोड़ा भी हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तो आई वांट टू डू माय मास्टर्स। और टीचिंग में भी मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था, दो जब तक मैं एमटेक भी कर रहा था, इवन इन द फर्स्ट ईयर ऑल्सो आई वाज नॉट श्योर कि मैं कॉर्पोरेट में जाके जॉब करूंगा या मेरे को टीचिंग में आना है, बट इतना मेरे को श्योर था कि मेरे को हायर स्टडीज के लिए जाना है। तो मेरा पूरा फोकस गेट पे ही था, गेट एग्जाम के पे। तो गेट एग्जाम के बाद आपने एमटेक किया, तो एमटेक करते करते आपने पढ़ाना स्टार्ट किया या एमटेक की डिग्री ली, फिर आपने अप्लाई किया कोचिंग्स में, फिर आपने पढ़ाना स्टार्ट किया? ये भी मान के चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि आफ्टर बीटेक मैंने जैसे फाइनल ईयर में एग्जाम लिखा और मेरा काफी ठीक ठाक कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, और मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड था। मेरे को लग रहा था कि यार अब मैं इतने अच्छे कॉलेज में पहुंच गया ना, तो अब मेरे को पढ़ने को मिलेगा, लोग पढ़ाएंगे, मैं सीखूंगा, हाई लेवल रिसर्च होगी। बट वहां जाने के 10-15 दिन के अंदर मेरे को रियलाइज हुआ कि अच्छे कॉलेज का मतलब अच्छा एनवायरमेंट है, पढ़ना तो आपको खुद ही है, टीचर नहीं पढ़ाते, है ना। तो मतलब एक बड़ा थिएटर है जहाँ पे अंधेरा है, टीचर आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, प्रोजेक्टर में पढ़ा के चले जाते हैं, उनको तो नाम भी नहीं पता, उनको नहीं पता कि कौन से क्लास का कौन सा बच्चा बैठा है। तो वो वाला सिनेरियो था, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग तो था, बट आई थिंक अभी इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा अपना टीचिंग हॉबी थोड़ा सा परस्यू करता हूँ, क्योंकि मेरे को ये ठीक बात है कि मैं कंफ्यूज था कि मेरे को प्लेसमेंट में जाना है कि टीचिंग जाना है। तो आई थॉट कि जैसा आपने बोला, ऐसा मेरे को नहीं करना है कि मैं पहले पास आउट हो जाऊं, उसके बाद फिर मैं कॉल लूँ। तो फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया अपॉर्चुनिटीज कि कहाँ कहाँ मेरे को पढ़ाने का मौका मिल सकता है, एंड दैट इज हाउ ये सारी चीजें बाद में अनफोल्ड हुई। तो सर जैसे आप पढ़ाने के लिए जाते थे कहीं पे, तो वो बोलते थे कि डिग्री दिखाओ, एमटेक में कितने मार्क्स हैं या बीटेक में कितने मार्क्स हैं, तो डिग्री कंप्लीट करके उसकी क्या वैल्यू है, या आपको लगता है कि आपको पैशन परस्यू करना है तो आप कर सकते हो चाहे कैसे भी करो? देखिए अगेन बिल्कुल ठीक बात है, डिग्री का तो इम्पैक्ट होता है। टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट, अगर मैं कोचिंग इंडस्ट्री की बात करूं, तो यहाँ पे बच्चों को ऐसा लगता है, बट आमतौर पे डिग्री की, आज तक मेरी डिग्री फॉर दैट मैटर किसी ने नहीं देखी, किसी ने कभी मांगी नहीं। मैं देश के बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर आमतौर पे आपका फीडबैक मैटर करता है, आपके कॉन्टेक्स्ट मैटर करते हैं। देखिए अगर आप ऑल इंडिया टॉपर भी है ना, तो आप ये मत समझिए कि अगले बैच में जाके 500 बच्चों की क्लास आप चला लेंगे। वो लीडरशिप, वो स्किल सेट अलग है ना। खान सर इज अ फेनोमेनल टीचर, सब कोई जानता है, बट क्या वो यूपीएससी टॉपर है? और जो यूपीएससी टॉपर हैं, जो भी आईएएस ऑफिसर या सेक्रेटरी होंगे, क्या वो अच्छे टीचर हैं? ये दोनों अलग बात है। हाँ, तो ये मेरे को समझा था ये बात, तो मैंने धीरे धीरे ट्राई किया ऑब्वियसली। और जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में एकदम बड़ी कोचिंग आपको मौका नहीं देती, बट अगेन मैंने पहले कुछ समय दिल्ली में ट्राई किया। आज का तो इंटरनेट और सारी चीजें होती हैं, उस समय रिलेटिवली नहीं होता था। तो मैं हर सैटरडे को सुबह, जब मेरा कॉलेज नहीं होता था, मैंने अपने रिज्यूमे के 10 प्रिंट निकालता था। और ऐसा भी नहीं फोन पे ट्राई कर रहा हूँ, बिकॉज फोन पे तो कोई कुछ भी बोलता है। मैं कोचिंग जाता था, बोलता था कि अगर आपके पास कोई वैकेंसी है, कि सर अभी नहीं है, मैंने कहा दिस इज माय रिज्यूमे, किसी को कभी भी डिमांड हो, जरूरत हो तो आप मुझे बताएंगे। तो यही मैंने 1 महीने प्रोसेस फॉलो किया और कुछ नहीं हुआ इससे। मैं कम से कम दिल्ली में 20-30 कोचिंग्स में गया हूँगा। देन उसके बाद आई थॉट कि चलो नहीं हो रहा ना, इट्स ओके, अब मैं बाहर के शहर पकड़ता हूँ। तो मैं सुबह उठा, ट्रेन में बैठा, मथुरा गया, देखा मथुरा में कोई कोचिंग चला रहा है क्या, उससे मिल के आया, मेरठ मिल के आया। ऐसे मैंने 4-5 शहर में घूमा। देन समहाउ मेरठ में कोचिंग में मेरी किस्मत अच्छी थी कि उनके टीचर की तबीयत खराब हुई, तो मुझे मौका मिला, और बाकी तो अभी एवरीथिंग इज हिस्ट्री, हम सब जानते हैं। तो जैसे आजकल बच्चे क्या करते हैं, हमारे प्लेसमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि सर 4 कंपनी में अप्लाई किया है, कहीं से भी रिप्लाई नहीं आ रहा, क्या करें, जॉब नहीं लग रही। तो इज इट सफिशिएंट कि 3-4 कंपनी में अप्लाई किया, रिप्लाई नहीं आ रहे, बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं? या उनको ये बताइए कि कम से कम 20-30-40 कंपनीज में करेंगे तो कभी ना कभी तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। देखिए हमारे टाइम में, बिल्कुल ठीक आपने बोला, हमारे टाइम में कंपनी 3-4 थी, महिंद्रा, सत्यम, अभी वो महिंद्रा हो गई थी, सत्यम कंप्यूटर्स, इंफोसिस, विप्रो, बस 3 कंपनी थी। जिनका इनमें हुआ वो हुआ, जिनका नहीं हुआ, टीसीएस भी इतना बड़ा मास रिक्रूटर नहीं था हमारे टाइम में, जिनका हुआ हुआ, जिनका नहीं हुआ नहीं हुआ। आज 3000 कंपनी है और सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। तो अगेन मैं एडवाइस करना चाहूंगा, अगर आपको श्योर है कि आपको जॉब करनी है,
तो दिन का 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा इसी काम के लिए निकालना है, जॉब हंट के लिए। तो ये कोई ऑप्शन नहीं कि महीने में एक बार हमने अप्लाई कर दिया ना। अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं, आपको मूवी में काम करना है, आपको रोज 4 घंटा थिएटर तो करना है, लेकिन आपको अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर भी लगाने हैं। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, ऐसे दिल्ली में एक से एक बड़े बड़े आपको एक्टर मिलेंगे, NSD से पास आउट एंड ऑल, बट कभी ट्राई ही नहीं किया। तो भाई कहता ना, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। उसके लिए भी जब बच्चा रोता है तो माँ को लगता है कि यार इसको कुछ ध्यान देना है मेरे को। तो अगेन आपको करना ही चाहिए कि दिन में 2 घंटा आप इस चीज को दें जब तक आप पास आउट नहीं हो रहे। और अगर आप पास आउट हो गए हैं तो घर बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको जो भी कन्वीनियंट है, नोएडा है, हैदराबाद है, बैंगलोर है, पुणे है, चेन्नई है, जो भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जहाँ पे IT इंडस्ट्री है, वहां पे जाओ, अपने कॉलेज के सीनियर पकड़ो, कोई रिश्तेदार पकड़ो, नहीं तो PG में रूम लो। ट्राई तो करना ही है। बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप चलते हैं, टेलीग्राम से ग्रुप होता है, रोज वॉक इन हो रहे होते हैं। तो अपने हाथ में पैम्पलेट्स उठाओ, पैम्पलेट की तरह अपना रिज्यूम उठाओ, रोज मिल के आओ। 110% आप मेरे को कोई नहीं बता सकते बोले सर मैंने 3 महीने तक ये प्रोसेस करी और मेरे को कहीं नौकरी नहीं मिली। मिल जाएगी। तो सर आपने ऑफलाइन कौन कौन सी सिटीज में पढ़ाया, और फिर ऑफलाइन पढ़ा के ऑनलाइन पढ़ाने का थॉट कैसे आया, और उस टाइम आपने कैसे प्रेडिक्ट किया कि ऑनलाइन एजुकेशन कंटेंट भी चल सकता है? तो अराउंड आप मान के चलिए 2012 में 12 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, और मैंने लगभग 20-30 सिटीज में पढ़ाया होगा। और ये उस समय मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी होता था। मतलब ऐसा नहीं कि वैसे तो एक कोचिंग में एक लेवल का मेरे को इतना काम मिल रहा होता था और इतने पैसे मिल रहे होते थे कि मैं कहीं भी सेटल हो सकता था। बट इन द स्टार्टिंग आई वांट टू एक्सप्लोर द मार्केट, एक्सप्लोर द स्टूडेंट। बिहार के बच्चे की मानसिकता सोच अलग थी, चंडीगढ़ के बच्चे की बिल्कुल अलग थी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हैदराबाद, मध्य प्रदेश, बिहार, कोलकाता, चंडीगढ़, पटियाला और बहुत सारे ग्वालियर और बहुत सारे शहरों में मैंने पढ़ाया, जानने के लिए, समझने के लिए। और मान के चलिए 2012 से 2015-16 तक ये प्रोसेस चली, 3-4 साल। और उसके बाद मेरा कैलेंडर बुक हुआ करता था। और अगर आप चाहते हैं कि जुलाई में संजय सर क्लास लें तो आपको 1 साल पहले कम से कम मुझसे बात करनी पड़ती है। मतलब ऐसे नहीं कि मैं एरोगेंटली बात बोल रहा हूँ, बट कंफ्यूजन ना हो, तो मैं अपने स्लॉट्स बुक करके रखता था और ऐसा मैं देश भर में घूम रहा होता था अपना बैग उठा के। बट देन आई समहाउ रियलाइज कि मेरे को मजा नहीं आता। मतलब एक वो सेटिस्फेक्शन नहीं था, बिकॉज यू गो टू अ क्लास, वहां पे 400-500 बच्चे हैं, आप एकदम शानदार तरीके से आप पढ़ाते हो, और जब आपका दिन अच्छा जाता है, क्लास यू केम आउट लाइक अ शाहरुख खान और आप बहुत खुश फील कर रहे हो। बट उसका इम्पैक्ट क्या है, कितने बच्चों को मैं पढ़ा पाऊंगा अपनी लाइफ के अंदर। देन 2016 में, आजकल तो खैर यूट्यूबर, मतलब ऐसा है कि आज आप कहीं जाके बोलते हो कि मैं यूट्यूबर, तो लोग आपको ऐसा सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं, सर बैठिए। पहले तो बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देता था। आपका अकाउंट नहीं, यूट्यूबर क्या होता है, तो नोबडी नोस कि क्या होता है। बट मेरा रीजन यही था, मेरे को नहीं पता था मोनेटाइजेशन होता है क्या होता है। यार जो मैं पढ़ाता हूँ, अगर मैं उसको इंटरनेट पे डालूं, तो जो भारत जैसे देश में जो बच्चे सुदूर इलाकों में बैठे हुए हैं, खासकर फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास ऑप्शन नहीं है, पैसे से, सोच से, उनको कौन पढ़ाएगा? ऐसे कितने बच्चे हैं जो दिल्ली में मान के चलिए 1-1.5 लाख रुपए साल खर्च करके कोचिंग की फीस भरेंगे, रेंट पे कमरा लेंगे, तब मेरी क्लास आके अटेंड करेंगे। सो दैट वाज द थिंग जिसने मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट किया कि चलो मैं यूट्यूब पे कुछ अपलोड करना शुरू करता हूँ। आई थिंक इन मे ओनली 2016 में इट वाज द फर्स्ट वीडियो जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की थी। तो वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आया, या आपका जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन था वो डिपेंडेंट था कि इस वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स आएगा, और आप चेक कर रहे थे कि कितने व्यूज आ गए, कितने नेगेटिव कमेंट है, कितने पॉजिटिव कमेंट है, या आप श्योर थे कि मेरे को एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है या सिलेबस कंप्लीट करना है? देखिए, कुछ भी शॉर्ट नहीं था। मैं आपको याद दिला दूं, ये वो समय था जब इंटरनेट 1 GB आता था 300 रुपए का। तो हम व्हाट्सएप पे भी वीडियोस तब डाउनलोड करते थे, हम वाईफाई पे हुआ करते थे। तो और ऐसा कोई सर्चेबिलिटी नहीं थी। तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डालता था, फेसबुक पे बच्चे मुझसे कनेक्ट रहते थे, तो फिर मैं रोज शाम को 1 घंटा, मैं आपसे जो मार्केटिंग वाली बात बोल रहा था, अपनी बात सबको समझानी पड़ेगी ना, तो रोज शाम को 1-1.5 घंटा में बैठता था और अपने वीडियो का लिंक हर एक बच्चे को पर्सनल मैसेज करता था। और एक दिन में 400 को किया, फिर 200 को किया, फिर जस्ट जानने के लिए कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। और ये प्रोसेस फिर मैं धीरे धीरे फॉलो करता गया। और मैंने एक छोटी सी टीम भी बनाई 1-2 लोगों की, जो मुझे इस पूरी प्रोसेस में हेल्प करते थे। एंड देन धीरे धीरे जब रिस्पॉन्स आने लगा, अच्छा लगने लगा, मेरे को भी मजा आने लगा। बट अगेन इट वॉज लाइक अ साइड हॉबी टिल 2019-20 3-4 साल मैंने ऐसे ही किया है। इट वॉज लाइक अ हॉबी। मेरे को पता था कि यहाँ से मेरे को कोई
इनकम नहीं हो रही है, लेकिन कम से कम मैं अगर 8 घंटे की क्लास लेके आया हूँ तो एक चाहे मैं 10 मिनट की वीडियो बना के डालूं, वो मेरे को अपलोड करना है। दैट वाज अ थॉट प्रोसेस। ओके, दैट्स अ ग्रेट कमिटमेंट सर। तो सर ऑफलाइन पढ़ाने में और ऑनलाइन पढ़ाने में कुछ आपको डिफरेंस लगता है? कौन सा ज़्यादा मज़ेदार है या कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल है? कुछ नहीं, बहुत डिफरेंस है। अब ऑब्वियसली अगर आप कंफर्ट की बात करोगे, देखिए दोनों चीजें हैं। ये तो बहुत पुरानी डिबेट है, कोविड में बहुत हुई थी, पहले मीम भी आते थे कि ऑनलाइन वाले इंजीनियर हैं, बट अभी नोबडी टॉक्स अबाउट इट, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो पहली बात, 4-5 साल पढ़ाने के बाद क्लासरूम टीचिंग में वेरी कंफर्टेबल, है ना। आपकी क्लास में प्रेजेंस होती है, 300-400 बच्चों को हैंडल करना, एक लीडरशिप चाहिए। मेरे को लग रहा था इसमें क्या है, यही सामने बोर्ड पे करना है जब ऑनलाइन की बात हुई। लेकिन जब मैंने पहला सेटअप बनाया और जब मैं रिकॉर्ड करने खड़ा हुआ, देन आई रियलाइज कि तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वहां बच्चे सामने बैठे, उनकी नजरें बता रही होती है कि क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। एक खाली कमरे में बैठ के कैमरे के सामने बड़बड़ करना बहुत मुश्किल है। इवन वो स्टूडेंट्स जो मुझसे लाइव पढ़ चुके हैं फिजिकली, वो जब उनसे मैं फीडबैक लेता था, देन दे आल्सो यूज्ड टू टेल मी कि सर मजा नहीं आ रहा। तो इट वाज एंटायरली अ न्यू लर्निंग। पूरा मतलब ऑनलाइन पढ़ाना अपने आप में ऑफलाइन पढ़ाने का मेरे को लगता है कि 10-20% भी कॉमन है, उसका एक अलग आइडिया है, अलग कंसेप्ट है। तो धीरे धीरे आई फिगर्ड इट आउट। सर आपका जो चैनल का नाम है नॉलेज गेट, ये नाम आपने कैसे सोचा, कैसे फाइनल किया? कहीं से इंस्पायर हुए या कैसे दिमाग में आया? अब जैसे वही जो आपने पूछा था ना 12th क्लास का बीटेक क्यों किया, ये भी थोड़ी सी किस्मत है। मेरे को नहीं पता क्यों, बट जब मैं नाम रख रहा था ऑब्वियसली, तो मैं मोस्टली गेट एग्जाम के लिए पढ़ाता था, तो नाम के अंदर गेट तो होना चाहिए, बट इट कुड बी सिंपली गेट कोचिंग और संचित सर क्लास, ऐसा कुछ हो सकता था। बट पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस था, या मेरे को एक इंट्यूशन था कि यार बाद में जब एक बड़ा बिजनेस बनेगा ना, अगर मैं किसी अपने नाम से रख लूंगा ना, तो बाद में बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। तो दैट्स वाई मैंने थोड़ा इस पे एफर्ट किया कि यार नाम ऐसा रखता हूँ कि बाद में अगर मैं एजुकेशन के अलग एरियाज में भी गया और टीचर्स को भी लेके आया, क्योंकि मेरे को इसको मिशन मोड में चलाना ही था, ये मेरे को पता था, तो प्रॉब्लम ना है। तो दैट इज हाउ नॉलेज गेट कम इनटू माय माइंड कि यार ये ऐसा जेनरिक नेम है कि कल को अगर मैं फॉर एग्जांपल यूपीएससी के लिए भी क्लासेस लगाते अपने प्लेटफॉर्म पे, तो कोई इशू नहीं होगा। That was so visionary thinking कि आपने आगे 5-7 साल के लिए वो सोचा। हाँ, बिकॉज करेक्ट नेम एंड ब्रांडिंग मेरे को लगता है कभी कभी इतना इम्पैक्टफुल होता है कि, और कुछ बिजनेसेस बाद में उसको जाके चेंज करते हैं, बट देन यू लूज योर आइडेंटिटी। तो सर अब आप इतने सारे बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो उसमें कभी कोई ऐसा फैन मोमेंट या कोई किसी बच्चे ने ऐसा फीडबैक दिया हो कि आपको लगा हो यार बाकी सब कुछ भी बोले बट मुझे तो पता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ इन बच्चों के लिए या अपने लिए? ऐसा कई बार होता है। एक मेरा स्टूडेंट था जिसने ऑनलाइन पढ़ाने की बात बता रहा हूँ, इतना हो गया कि उसने मेरे को अपने रूम का एक फोटो बना के भेजा, सर गर्मियों की छुट्टी में आप आइए, नैनीताल के पास का वो था, और मैंने आपके लिए पूरा रूम सेटअप कर दिया, आप मेरे पास आके रहिए, यहाँ पे आप बैठेंगे, यहाँ पे सोएंगे। तो ऑनलाइन रहते हुए बच्चे इस लेवल का कनेक्ट बना पा रहे होते हैं, वही ऐसी चीजें होती हैं। बल्कि एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट ही किया था कि कुछ समय का मेरे पास फेसबुक पे मैसेज आता है, एक बच्चा फोटो भेज रहा था एंड ही वाज वो किसी यूएस की किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था, और वहाँ उसने मेरे को दिखाया कि प्रोजेक्टर रूम में मेरा वीडियो वो डीवीएमएस का चला के 4-5 जो इंडियन ओरिजिन के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे थे कि सर हमारा जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा, आपकी वीडियो देख के हमें डीवीएमएस समझ आ रहा है। तो आई थॉट कि चलो, मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता था, कि मैंने कहा चलो यार मैं यूएस पहुंचा नहीं पहुंचा, मेरी वीडियो तो एटलीस्ट यूएस पहुंच गई। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे वाक्य हो जाते हैं जो आपको रेगुलर मोटिवेटेड रखते हैं कि नहीं यार आप काम करते रहना है। और ये भी मैं समझना है, ये तो 1% का 1% है जो हम तक पहुंच गया। करेक्ट। इनडायरेक्टली आप कितनी लोगों की लाइफ इम्पैक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर भारत में रह के ग्रास रूट पे काम करना है तो फिर एजुकेशन से अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक बात है सर, बिल्कुल। तो सर पॉजिटिव कमेंट्स तो ऑफ कोर्स बहुत आते ही हैं जैसे आपने बताया, पर कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट, कोई ऐसा फीडबैक, या जैसे आप लाइव क्लासेस लेते हैं तो लाइव क्लास में तो बच्चा कमेंट कर सकता है, तो ऐसा कमेंट जिससे आप डिमोटिवेटेड हुए हो, या एक आपने उसको पॉजिटिव फीडबैक लेके इम्प्रूव करा हो, या मतलब एक नेगेटिव जो क्रिटिसिज्म होता है उसको आप कैसे फेस करते हैं? देखिए मुझे लगता है इसमें पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि टीचिंग एक ना सब्जेक्टिव बात है ना। जैसे कोचिंग्स में मैं पहले पढ़ाता था तो कोचिंग वाले फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट्स का ना बैच के बाद, 5 पॉइंट पे आप रेट करिए और फिर उनके एवरेज निकाल के सर आपका फीडबैक इतना चल रहा है, उनका इतना चल रहा है।
ट्रस्ट में मैंने अपना कभी कोई फीडबैक किसी कोचिंग में उठा के नहीं देखा, क्योंकि एज ए टीचर जब मैं 200 बच्चों की 300 बच्चों की क्लास ले रहा हूँ और मैं 4 घंटे की क्लास लेके बाहर आता हूँ, तो क्या मेरे को नहीं पता कि मैंने कैसे पढ़ा है? क्या मेरे को नहीं पता कि मेरे बच्चों को समझ आया कि नहीं आया? बच्चे को अगर समझ नहीं आ रहा, अनलेस अनटिल वो नालायक, वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा, तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा भी गलती है। तो आपको मुझे फीडबैक देके बताने की जरूरत नहीं है सर, सब्जेक्ट पूरा होने के बाद। मुझे पहले दिन ही पता है कि आज की क्लास अच्छी नहीं थी, तो मैं अच्छे से सो भी नहीं पाऊंगा आज, बिकॉज आज का दिन अच्छा नहीं गया मेरा, तो उस पर मैं काम करूंगा। जहां तक बात नेगेटिव फीडबैक्स की है या यूट्यूब है, जैसे ना फिजिकल क्लास में बच्चों से पूछोगे हाँ भाई समझ आया? नहीं सर आया, बट डाउट है। अभी इसके बाद तो जितने भी डरपोक भी है ना, वो भी हीरो बन रहा होता है। यूट्यूब पे गाली लिख के एंटर करने में कितना टाइम लगता है। बट अगेन मैं बोलता हूँ कि एक छोटा सा अगर एग्जांपल दूं, तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, है ना। 100 लोग अगर देश के अंदर हैं तो 60% ही वोट देते हैं या 70% वोट देते हैं। मैं स्टैट्स देख रहा था, मान के चलिए कुछ 34-35% इंडियंस ही मोदी जी के साथ हैं और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो 100 में से 65 को तो मोदी जी भी अपनी बात नहीं समझा पा रहे। अगर 35% पे आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो, तो आप ये क्यों देख रहे हो कि वो 4 बच्चों ने मेरे को गाली दे दी, या इस पॉडकास्ट पे भी अगर कोई नेगेटिव कमेंट करता है, लेट इट बी ना। अगर हमने एक आदमी की भी लाइफ को इम्पैक्ट किया है तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी वीडियो में तो फिर भी 99% लाइक हो रहे होते हैं तो वो मेरे को कभी ऐसा बॉदर नहीं करता। तो सर अब आप नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल के साथ आपकी ऐप है, वेबसाइट है, आपकी कंपनी है, आपके पास एम्प्लॉयज हैं, तो आप जब भी किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं अपनी कंपनी के लिए, तो उसमें क्या देखते हैं? मतलब कुछ बेसिक क्वालिटीज, ऑफ कोर्स उसका रिज्यूमे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, या क्या बेसिक चीजें हैं जिन पे आप उसको ग्रीन टिक दे देते हैं कि हाँ यार इसको तो लेना ही है? देखिए, टू आंसर योर क्वेश्चन, पहले तो हम एम्प्लॉय नहीं हायर करते, हम टीम हायर करते हैं। तो ये कोई ऐसा सरकारी नौकरी नहीं है, कोई हिरारिकी नहीं है कि साहब आएंगे तो सलाम करना है। छोटी टीम है, सबको मिल बैठ के काम करना होता है, हर किसी के आइडिया के, हर किसी के थॉट प्रोसेस की इंपॉर्टेंस होती है। मैं ऐसे लोग ढूंढने की कोशिश करता हूँ विद द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, जो पहली बात तो सच में जो करना चाहते हैं वो करने में इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि बस टाइम पास के लिए कर रहा है, ईमानदार हो। कई बार क्या होता है ना, आप समझते हैं कि मतलब मेरे को लगता है कि पुरानी कहावत है कि बेवकूफ़ी बर्दाश्त हो जाती है, बेईमानी नहीं होती। तो क्या होता है ना कि आप रिज्यूमे में लिख देते हैं 10 चीज़ें, मैं उसमें से अगर एक चीज़ पूछता हूँ आप उसे नहीं बता पाते, देन मेरा आपसे ट्रस्ट चला जाता है। अब क्या मैं 9 चीज़ें इन्वेस्टिगेट करूँगा? तो वो प्रॉब्लम है। तो अगर आप ईमानदार हैं और अगर आपका एक थॉट प्रोसेस है, मेरे से अलाइन हो रहा है, मेहनत करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, लर्निंग में भी और अर्निंग में भी, तो ऐसे लोगों को मैं ढूंढ रहा होता हूँ। ओके सर। तो सर नॉलेज गेट जो आपका चैनल है या आपका जो कंटेंट है, उसका क्या यूएसपी है? क्या डिफरेंट किया आपने लोगों से जो आपको लगता है कि लोगों को पसंद आया? देखिए, अगेन ये मैं कोई पहले का ट्रेंड बिजनेसमैन तो नहीं हूँ। जैसे आजकल बोलते हैं ना, आपके बिजनेस में मोट क्या है, आपका यूएसपी क्या है, आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है। मैं तो टीचर हूँ मैडम, और मैं बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉट बिजनेस, एक मिशन चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मिशन को क्योंकि बड़ा बनाना है, इसलिए ज़्यादा लोग एसोसिएट करने, इसलिए ज़्यादातर बच्चों तक पहुँचना है। बट मेरा आइडिया अभी भी सेम है। मैं तो कोई भी चीज़ जो जिस तरह से मैं खुद समझ रहा होता हूँ, सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल के साथ, हंसी मजाक के साथ। एक होता है ना कि थॉट प्रोसेस है, क्लास है तो फिर वो शांति होनी है, वो सीरियस ही होगी। तो मैं तो अगर 2 घंटे की क्लास लगा रहा था, उसमें 1 घंटा बकवास ही चल रही होती है। ट्रस्ट में, कभी मौका मिलता है तो पढ़ा देता हूँ, अदरवाइज नहीं। तो मेरा तो यही है कि हंसी मजाक के साथ, जो एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, एक हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स के टीचर थे जो बहुत हंसी मजाक करते थे। जब मैं थोड़ा सा सीरियस स्टूडेंट था, जब क्लास चल रही थी, तो मेरे को कभी कभी चिढ़ मच जाती थी। मैं यार, लोखंडे सर उनका नाम है, लोखंडे सर कितना करते हैं यार, पढ़ा दो ना यार। बट 1-2 साल के बाद मैंने रियलाइज किया कि बाकी सर ने जो पढ़ाया था मैं भूल गया, बट वो जो जोक्स और हंसी मजाक के थ्रू सर ने एग्जाम्पल समझाए थे, मुझे आज तक याद है। तो जिस क्लास में बच्चे 2 बार अपना आपा खोल के ना हंसे, वो क्लास बेकार है। 2 बार तो हंसना ही हंसना है, और छोटे छोटे जोक्स तो मैं गिनता नहीं। तो हंसी मजाक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, मेरे ज्यादातर बच्चे हिंदी भाषी हैं, जो हिंदी समझ रहे होते हैं। बच्चा मूर्ख नहीं है, लेकिन इंग्लिश की ऐसी प्रताड़ना हमारे ऊपर है कि हम वो कंसेप्ट इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। हमारे दिमाग में कोई कमी नहीं है।
तो बच्चे को आसान भाषा में उस बात को समझाना एग्जाम्पल के साथ, आई थिंक इसलिए मुझे थोड़ा सा बच्चों से प्यार मिला है। बिल्कुल सर, वही कि इंग्लिश की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको तो सभी पढ़ सकते हैं, बट उसको मेमोराइज करके इजी एग्जांपल्स को याद करने से वो कंसेप्ट और याद हो जाता है। मतलब मैं तो बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे। अब इंग्लिश है, आप लिखना पढ़ना तो 5वीं क्लास में सीख जाते हैं, लेकिन आप रिलेट करेंगे, मैं खुद उन लोगों में से रहा हूं कि इंग्लिश पढ़नी तो आती है बट समझ नहीं आती। तो पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारी तो पूरे दिमाग की जद्दोजहद इसी चीज में थी, इसका हिंदी में अनुवाद कैसे करें, समझा क्या, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, वो प्रॉब्लम थी। तो हिंदी भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो आप इंग्लिश के कंसेप्ट या टेक्निकल कंसेप्ट्स को हिंदी में पढ़ाते हैं तो बच्चे उसको इजीली लर्न समझ पाते हैं। और मैं इसे प्राउडली करता हूँ, बिकॉज एक अगर आप एक अच्छे लेवल पे पढ़ा रहे हैं, और हम कोई स्कूल के बच्चों को तो पढ़ा नहीं रहे, अगर डिग्री वाले बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं तो वो तो इंग्लिश में ही होना चाहिए, एंड देयर यूज्ड टू बी टेक्निकल लैंग्वेज एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो टीचर भी अपने आप में इस बात का अपमान मानता है कि यार मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा क्या। तो मैं आई एम प्राउड ऑफ इट। और बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं, तो मैं यही बोलता हूँ कि जिनको अंग्रेजी, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें हिंदी समझ ही नहीं आ रही है, वैसे तो भारत में ऐसे लोग कम है, बट अगर ऐसा है भी तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे और टीचर हैं जो इंग्लिश में अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो कम से कम मैं हिंदी वालों की जिम्मेदारी ले लूँ। बिल्कुल सर। तो सर, जब आपका पढ़ाया हुआ कोई बच्चा बहुत अच्छी रैंक लाता है या किसी बहुत टॉप कॉलेज में जाता है तो कैसा लगता है आपको? या फिर सेम बैच में ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बेचारे फिर अगले साल वापस एग्जाम लिखते हैं, तो इन दोनों तरह के बच्चों को बैलेंस करके आप कैसे संभालते हैं क्लास में? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी। ऑब्वियसली आपका पढ़ा हुआ बच्चा किसी कंपनी में अच्छे पद पे बैठता है, किसी प्राइवेट जॉब करता है, अपने बिजनेस बहुत सारे मेरे स्टूडेंट सेट कर चुके हैं, तो अच्छा तो लगता है। बट पता नहीं मेरे साथ प्रॉब्लम है, या शायद ऐसा होना ही चाहिए, मेरा ध्यान उन पे ज्यादा रहता है जो अच्छा नहीं कर पाए। बिकॉज जिनका रैंक आ गया ना, उनको तो अखबार भी मांग रहा है, मीडिया मांग रहा है, यूट्यूब मांग रहा है, सब मांग रहा है। इस बार उन बच्चों का क्या, मेरे बच्चों का जिनका गेट में अच्छे नंबर नहीं है, गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, या मेरे स्टूडेंट्स भी नहीं थे, उनका क्या। तो क्योंकि मैंने आपसे बोला, मुझे स्कूल से ही याद है वो चीज की, जो बच्चा बैक बेंचर पे बैठा हुआ ना, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसा लगता है। तो मैं तो पढ़ाता भी इसीलिए हूँ, इसलिए मेरा ज्यादातर कंटेंट आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेगा। तो मैं किसी को ये नहीं कहता कि भाई मैं आपको टॉपर बनाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसे अनलॉक करने में आपकी मदद करता हूँ। मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। मेरी लाइव क्लास में ऐसा नहीं है ना, कुछ का तो होता है कि यार मेरे को भी पता है ना, मैं इस बच्चे पे एफर्ट करूंगा, इसकी रैंक नहीं आएगी, बट मुझे उसकी रैंक नहीं लानी है, मुझे देखना है कि वो 30 मार्क्स से 50 तक पहुंच सकता है कि नहीं, उसके जीवन में क्या बदलाव हो सकता है। तो मैं उन बच्चों पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो मेरा काम है सबको साथ लेके चलना एज अ लीडर, ना कि 4 बच्चों को प्रोत्साहित करके, होता ना टीचर के पिट्ठू बन जाते हैं कुछ लोग, और बाकियों को डीमोटिवेट करना, ऐसा जलील कर देना कि बच्चा अगली बार सवाल पूछते हुए कांपे। मैं किसी को जज नहीं करता। 10 साल पढ़ाने के बाद, सॉरी थोड़ा मैं लंबा आंसर कर रहा हूँ, बट ये मैंने समय के साथ सीखा है, हर किसी की बैकग्राउंड, हर किसी का संघर्ष, सब कुछ अलग है। आप मानो ना मानो, बट आप किस राज्य से आते हैं, किस जाति से आते हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप लंबे हैं, आप छोटे हैं, बच्चों के साथ कितने ट्रॉमा जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। और मैं 2 मिनट बोल दूं अच्छा तुमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो मूर्ख हो। ऐसे कितने सारे एरियाज हैं जहां पे वो बच्चे मुझसे भी अच्छे हैं। तो मैं जज नहीं करता, मैं बोलता हूँ पूरी दुनिया जज कर रही है, घर वाले जज कर रहे हैं, बट मेरी क्लास में आके आपके मन में जो है आप बिंदास बोलो, मैं बैठा हूँ आपको बिना जज करे सुनने के लिए। तो आपने इतने बच्चों को पढ़ाया है, उनको बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, बच्चों से भी कुछ सीखने को मिला आपको? हर क्लास में, मैं तो हर बैच में बोलता हूँ, टेक्निकली भी और इंसानियत के तौर पे भी। देखिए, हर सब्जेक्ट के अंदर ना आप कितना भी बार क्यों ना पढ़ लो, अभी तो कोर्स सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मैं 50-50 60-60 बार पढ़ा चुका हूँ, तो टेक्निकली पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। बट ट्रस्ट मी, शायद आज तक ऐसा कोई बैच नहीं हुआ होगा जिसमें एक ना एक बार कोई टॉपिक का कोई क्वेश्चन किसी बच्चे ने एक नए थॉट प्रोसेस से ना पूछ लिया हो, कि मेरे को भी सोचना पड़ा, अच्छा यार ये ऐसे भी तो हो सकता था, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। तो हर बैच में बच्चा सीखे ना सीखे, टीचर तो जरूर सीखता है, अगर वो ईमानदारी से पढ़ा रहा है तो, अगर वो जिंदा है तो, कॉन्शियस है तो। कुछ होता है ना, दीवार को पढ़ा के जा रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। तो बिल्कुल सीखने को मिलता है। और सब बच्चों के स्ट्रगल्स अलग हैं, उनकी कहानियां अलग हैं, उनसे कभी कभी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है कि यार ये अगर इतनी सारी चीज़ों के बाद, एक लास्ट ईयर मेरी स्टूडेंट थी,
उसकी मदर कैंसर से सफर कर रही थी, शी वाज अ गुड स्टूडेंट, एंड वो हॉस्पिटल में लगातार 3-4 महीने उसकी मदर एडमिट थी, वो हॉस्पिटल से क्लास लगा रही होती थी, वहां से पढ़ रही होती थी, एंड शी क्रैक्ड अ वेरी गुड रैंक इन गेट। सो मेरे पास क्या बहाना है और अच्छा ना कर पाने का। सर जैसे आपने बताया कि जब आप पढ़ाते हैं तो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया, बहुत सारी सिटीज़ में पढ़ाया, कभी कहीं कोर्स चल रहा है, कभी कहीं चल रहा है, या ऑनलाइन भी 8 घंटे पढ़ाना है फिर पढ़ना है, तो फैमिली के साथ साथ ये सब कैसे मैनेज कर पाते हैं, या वर्क लाइफ बैलेंस पे आपकी क्या ओपिनियन है? इसमें भी देखिए समय के साथ मैंने भी सीखा है, ऐसा नहीं है कि मेरी और वो ओपिनियन अच्छी ओपिनियन नहीं जो समय के साथ ना बदले, है ना। जैसे पानी भी ठहरेगा तो सड़ जाएगा, ओपिनियन भी सड़ जाती है, आपकी सोच चेंज होती है, समाज चेंज होता है। तो जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था, इट वाज ओनली वर्क वर्क एंड वर्क। तो ऐसे कम से कम 4-4 5-5 महीने हो जाते थे विदाउट अ ब्रेक, और वो भी ऐसा कि मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी वीक डेज में क्लास चल रही है, गेट कोचिंग में आमतौर पे 2 बैच होते थे, वीकेंड बैच और वीक डेज बैच। तो मान लीजिए मेरी मंडे से फ्राइडे तक मेरी चंडीगढ़ में रेगुलर क्लास चल रही है, शाम को मेरी क्लास कंप्लीट होती है शाम को 7-8 बजे, वहाँ से मैंने बस ली और मैं दिल्ली पहुँचा रात को 12 बजे, अपने रूम पे गया, वहाँ से एक पुराना बैग रखा, नए कपड़ों का बैग लिया, और आधा घंटा अगर सोने का 1 घंटा समय मिला तो मिला, 4 बजे मैं एयरपोर्ट के लिए निकल गया, 6 बजे मैंने पटना की फ्लाइट ली, 8 बजे में पटना लैंड किया, 10 बजे से 6 बजे तक सैटरडे, फिर अगले दिन 10 से 6 पढ़ाया, फिर 8 बजे की पटना से रात को फ्लाइट ली, 11 बजे दिल्ली लैंड किया, सुबह 4 बजे 5 बजे फिर बस पकड़ी चंडीगढ़ की, और मंडे को फिर जाके चंडीगढ़ में क्लास ली, और ऐसा मैंने कई महीनों तक लगातार किया है। तो उस समय नहीं था, और जैसे मैंने बोला हर किसी के जीवन में 3-4-5 साल ऐसे होते हैं जहाँ पे इसको इग्नोर किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है ना कि अगर कल मेरा एग्जाम है तो आज मेरे को भी देखना है कि मेरी 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, वो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, वो कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म में चीजें आगे बढ़ती हैं। पर्सनल फ्रंट पे शादी हो गई, बच्चे हो गए, और 2-3 एपिसोड खुद मेरे साथ हेल्थ में भी ऐसे हो गए कि मेरे को लगा नहीं कि मैं ठीक नहीं कर रहा, तो जो मैं खुद बच्चों को सिखाता हूँ वो मेरे को भी करना है। तो अभी मैं इस चीज को बिल्कुल मान के चलता हूँ, पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है, मेरा शौक है, सब कुछ है, बट वो मेरा जीवन नहीं है, वो मेरे जीवन का एक हिस्सा है। सेम अप्लाइज टू माई फैमिली ऑल्सो। अब ऐसा भी नहीं कि फैमिली में ऐसा घुसे कि पूरा दिन वही काम कर रहे हैं आप, लेकिन हाँ, चाहे वो यार दोस्त हो, चाहे परिवार हो, बच्चे हो, माता पिता हो, मेरी पर्सनल हेल्थ हो, हर किसी का हिस्सा है, और इक्विलिब्रियम में प्रोपोर्शनली सबको टाइम देना चाहिए। तो वर्क लाइफ बैलेंस राइट नाउ अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल आप देखते हैं यंग एज में हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोग इतना टेंशन ले लेते हैं, वो सारी चीजें हैं, तो मेरे को लगता है बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर आपके जो पहले के कुछ वीडियोस हैं, जैसे आप 2017-18 की बात कर रहे हैं, उसमें आप काफ़ी फिट थे, फिर कोविड के टाइम में आपने थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया, बट अभी जो रीसेंट वीडियोस है लास्ट 1-2 साल की, उसमें आप वापस से काफ़ी फिट हैं। तो आपको क्या लगता है कि फिटनेस या हेल्थ एक इंसान की लाइफ में प्रायोरिटी वाइज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? प्रायोरिटी नंबर 1। अच्छा, इट इज इवन मोर, जैसे होता है ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क दिमाग निवास करता है, तो मैं तो बोलूंगा कि इवन फैमिली इज प्रायोरिटी नंबर 2। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ, उसमें साथ में ऐड कर देता हूँ कैरेक्टर। तो नॉट ओनली मतलब फिजिकली आप कैसे इंसान हैं, आपकी सोच की, आपकी मानसिक हेल्थ कैसी है, तो बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज प्रायोरिटी नंबर 1। प्रायोरिटी नंबर 2 इज फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड थर्ड कम्स द प्रोफेशन। तो सर जैसे आपने बोला कि हेल्थ को मेंटेन करने के 2 तरीके रहते हैं, एक तो फिजिकल हेल्थ कि आप देखने में अच्छे हैं, फिट हैं, आप जिम विम कर रहे हैं, मसल है, बॉडी है। दूसरा मेंटल हेल्थ, वेयर यू हैव पीस इन योर माइंड, जो आप एक तरह से योगा मेडिटेशन से सही की जा सकती है। तो इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, या इन दोनों में से एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? देखिए, मैंने तो आज तक ऐसा कोई नहीं देखा आमतौर पे जिसके पास दोनों का बैलेंस ना हो। अगर आप सिर्फ एक चीज सीख करने की कोशिश करेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी रेगुलर जिम जाता हूँ, बट ऐसा नहीं ऑब्वियसली कोई बॉडी बनाने के लिए जाता हूँ, जस्ट टू मेंटेन माई सेल्फ। और मैंने वहाँ देखे ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं, दे आर टेकिंग स्टेरॉइड्स एंड इंजेक्शन, और देखने में आपको बड़े मस्कुलर लगेंगे, बट दे आर इनटू डिप्रेशन, लोग सुसाइड कर रहे होते हैं। और आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि इतने फिट नहीं लग रहे आपको देखने में, बट दे आर डूइंग गुड। तो सेम अप्लाइज टू मेंटल हेल्थ ऑल्सो।
आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शायद फिजिकली देखने में आपको इतने अच्छे नहीं लगेंगे, बट जब आप उनसे 5 मिनट बात करते हो तो आपको लगता है यार आपका दिन बन गया है। तो दोनों चीजें जब आप एक साथ लेके चलोगे तो ही लंबे तौर पे आगे बढ़ सकते हो। आजकल क्या है ना, ये जो ईरा है इंस्टाग्राम में, ट्रांसफॉर्मेशन का ईरा है। सब मेरे को ना 100 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन डालना है। लाइफ 100 दिन की नहीं है, और इसीलिए ज्यादातर लोग जो अगर बहुत एक्सट्रीम मेजर करके वेट लूज कर भी रहे होते हैं तो द डेटा सेज की मोर देन 90% ऑफ देम रीगेन देयर वेट, इवन मोर वेट जो उसका पहले था लूज करने से पहले। तो इट इज नॉट अबाउट द 100-day ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज अबाउट द जर्नी। आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं, तो धीरे धीरे चलना और स्लो चलना है। तो अभी जैसे आप एक बहुत पॉजिटिव हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं या काफ़ी क्लियर हैं चीज़ों को लेके, तो क्या लगता है आपको लाइफ में एक गुरु, मेंटर, इंस्पिरेशन होना ज़रूरी है या नहीं? ठीक है, अगर मेरे को लगता है ये होना चाहिए तो होना चाहिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो जो आपने बोला ये बहुत सब्जेक्टिव बात है। मुझे लगता है कि 10 साल पहले जो मैं सोच रहा था, आज जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ। लेकिन अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर, मान लीजिए मैं हेल्थ पे जो सोच रहा हूँ, आप किसी फिटनेस गुरु से पूछेंगे तो उसमें 10 गलती निकाल देगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं सोच रहा हूँ, आप किसी बड़े बिजनेसमैन से पूछेंगे वो 10 गलती निकाल देगा। तो पहली बात तो जो समझना कि आज जो मैं सोच रहा हूँ वो कल से बेहतर है, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं हो सकता। तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां होंगी और इम्प्रूवमेंट का स्कोप आगे तक रहेगा। दूसरी बात ये भी है कि जैसा आपने बोला आप बड़े पॉजिटिव हैं, अभी कैमरा रोल हो रहा है, मैं बैठा हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन हर दिन सेम नहीं होता है। इट्स लाइक ए साइन कॉस कर्व। जो आप देखते हैं ना, मरीज भर्ती होता है आईसीयू में, वो ऊपर नहीं, स्ट्रेट लाइन तो आप मर जाओगे ना। तो आपको ऐसा नहीं कि हर दिन आप उतना ही अच्छा फील कर रहे होते हो, हर दिन आपका पढ़ाने का ही मन कर रहा होता है, हर दिन आपको जिम जाने का ही मन कर रहा होता है, या हर दिन इवन किसी दिन बच्चे इरिटेटिंग भी लग सकते हैं कि ठीक है भाई तू जा, अभी मुझसे बात मत कर, मुझे 10 मिनट दे। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन हाँ, ये समझना कि मैं जो सोच रहा हूँ वो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहावत होती है हमारे कि दुनिया में 2 अकल है, 1.5 मेरे पास है, आधी में पूरी दुनिया है। तो वो नहीं होना चाहिए। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि दूसरे वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो फिर इम्प्रूव कैसे करेंगे। जहां तक गुरु की बात आपने बोली, मेरे को लगता है आजकल चीजें थोड़ी इतनी डिफरेंट हो गई है कि गुरु तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास कोई एक गुरु है तो बहुत अच्छा, वरना यूट्यूब पे है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, प्रेमानंद जी महाराज है। जब मुझे समय मिल रहा हो तो उनका डेली एक एकांतिक वार्तालाप का सेशन होता है, 15-20 मिनट का, तो मैं देख ही लेता हूँ। वो है ओशो की बहुत सारी बातों से मैं रिलेट करता हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं कंटेंट, पॉडकास्ट कंटेंट, इसीलिए मैं आपको भी स्टार्टिंग में अप्रिशिएट कर रहा था, बिकॉज आजकल हमारी जनरेशन का जो, मैं खुद उससे बहुत सफर करता हूँ कि जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो बहुत कन्फाइन हो गया है। इवन कभी कभी तो रील भी लंबी लग रही होती है कि भाई जल्दी कर, क्या होना है, नहीं तो मैं अगले पे जाऊं। आप रील भी स्क्रॉल कर रहे हो, तो सोचो इंसान को क्या हो गया है, 30 सेकंड की रील भी वो स्क्रॉल कर रहा है। पुराने टाइम में जो नशा होता था ना, आपने मुंह में गुटखा लगा लिया, चुटकी खा ली, इस तरह का काम होता था। आज आप चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ गरीब आदमी क्या नशा कर रहा है। एक सोसाइटी का वॉचमैन हो, कोई लिफ्ट चला रहा है, सबके हाथ में फोन है मैडम, बस रील चल रही है, रील चल रही है, ऊपर जा रही है। घर में एक आदमी बुलाया मैंने पंखा सही करने के लिए, एक पंखड़ी कसी, फिर 10 मिनट रील, एक वो कोई गेम खेल रहा है, कोई ये पता नहीं कैसे कैसे जिसमें पैसा लगाते हैं, बनता है वो सारी चीजें। तो मेरे को लगता है ये सारी चीजें हैं कि पॉडकास्ट बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है। डेली आप हेल्थ पे, फिटनेस पे, किसी और चीज पे कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहिए। वही बात, आप जो खाएंगे वही बनेंगे। एज अ जैन या इन जनरल भी जब हम खाने के लिए इतना चूजी हो सकते हैं कि पानी भी छना हुआ होना चाहिए, हम क्या खाते हैं, गंदा क्यों है, नीचे क्यों नहीं गिर गया, और गंदा कूड़ा दिमाग में डाल रहे हो, उसका क्या, उसके लिए भी उतना चूजी होना जरूरी है। एक रील मतलब एक गंदा खाना खा लिया, ऐसे। तो सर, जैसे मैस्लो हायरार्की होती है, उसमें एक बेसिक नीड्स होती है एक इंसान की, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ होती है कि मुझे 2 टाइम की रोटी मिल जाए, पहनने के लिए कपड़े मिल जाएं और रात को सोने के लिए एक छत मिल जाए। तो एक आम आदमी या एक, मैं पॉवर्टी लाइन पे गरीब आदमी की बात करूं, उसकी दिन की स्ट्रगल इसी चीज़ पे निकलती है। जब वो उससे थोड़ा ऊपर उठता है तो उसको लगता है कि यार आज कुछ अच्छा खाना मिल जाए, या मेरे पास एक पक्का घर तो है, मुझे घर की टेंशन नहीं है, या मेरी हेल्थ भी ठीक है, मेरे पास कपड़े वपड़े हैं। वो थोड़ा अच्छी सिक्योरिटी के बारे में सोचने लगता है। आप उससे ऊपर जाओगे तो उसके पास एक परिवार होता है, उसके पास प्यार होता है, उसके पास बिलोंगिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं। फिर आप उसके ऊपर जाओगे तो आप जब एक अच्छे पोजीशन पे आ जाते हो, आपके पास पैसा होता है, आपको नहीं सोचना, आप सब, तो आपके पास एक सेल्फ एस्टीम होती है
कि यार मेरी इज्जत है अब, ठीक है, तो सेल्फ एस्टीम के बारे में सोचते हो। तो आप अभी मुझे लगता है इन सब लेवल्स पे आ चुके हैं, तो अब फिर लगता है कि यार मेरे को दूसरों के लिए क्या करना है, मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। तो कुछ ऐसा थॉट आता है, या जो आप अपने इन सफ़र में कुछ किया आपने लोगों के लिए, या क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? देखिए अगेन, वैसे तो आप मेरी ज़्यादा तारीफ कर रही हैं, मुझे नहीं पता मैं इस काबिल हूँ कि नहीं, और इसमें मैं बोलता हूँ इट इज़ अगेन लाइक अ कंटिन्यूस प्रोसेस। किस दिन हो सकता है आप 5th नंबर पे हो, या किस दिन आप लड़ाई कर रहे हो कि यार ये दाल मेरे को पसंद नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो फेज होते हैं आपके, कि किस दिन आप कैसा, किस दिन आप बोलो फर्क नहीं पड़ता, आज अपन काम कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, छोड़ो, और किस दिन हम खाने के लिए लड़ाई भी कर सकते हैं। तो वो फेजेस होते हैं। जहां तक आज के जीवन की बात करूं तो मेरे को लगता है एजुकेशन से अच्छा ऑप्शन मेरे पास नहीं है समाज में इम्पैक्ट लाने का, जो साधन मेरे पास है। मैं कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, मेरे पास बड़ी फैक्ट्री नहीं है कि मैं कुछ बना के समाज में उस लेवल का बदलाव ला सकूं जो एक आम भारतीय की जिंदगी बदले। लेकिन एक अच्छी शिक्षा का अधिकार दुनिया के पास हो, मैं थोड़ा लालची हूं, मैं सिर्फ भारत की बात करता हूँ, मेरे हर भारतीय के पास है, होना चाहिए, जो आज हम नहीं कर पा रहे। ना इतने अच्छे स्कूल है, ना कॉलेजेस है, 10 IITs है, सब तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन इंटरनेट सबके पास है। तो मेरा काम है वो साक्षरता, वो शिक्षा, वो नॉलेज सब तक पहुंचाना, जिसपे मुझे लगता है हम बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। फ्यूचर की बात करूं तो एक और छोटा सा गोल है जो मेरे मन के साथ एसोसिएटेड है, वो है हेल्थ केयर। तो ये सारी बातें अपनी तरफ है, लेकिन जब कोई बीमारी होती है ना, तो डॉक्टर भगवान दिखता है, और मेरे साथ 2-3 एपिसोड हो चुके हैं, तो मैं जानता हूँ। तो मैं डॉक्टर बन नहीं सकता, मेरा मन भी नहीं है, मुझे बहुत डिफरेंट लगता है प्रोफेशन, बट मैं नमन करता हूँ डॉक्टर्स को, जिस तरह से वो काम कर रहे होते हैं। तो फ्यूचर में अगर भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, तो मैं कोशिश करूंगा एक अच्छा बड़ा अस्पताल मैं और पूरी टीम मिलके बनाए, जिसमें एक अच्छी हेल्थ केयर कम से कम रेट में, या पॉसिबल हो तो फ्री हम लोगों को दे सके। बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है सर ये। तो सर अभी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अलग अलग एस्पेक्ट्स बताए लाइफ के, कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है, अपनी जर्नी बताई पूरी। तो हमारे लिसनर्स को या हमारे स्टूडेंट्स को आप कोई ऐसी एडवाइस, मैसेज देना चाहेंगे? देखिए एडवाइस तो बहुत सारी होती है ना, बट मैं अगेन ये बोलता हूँ कि अपना एनवायरनमेंट चेक करना सबको। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो मैं डेली अगर एक हेल्थ पॉडकास्ट सुन रहा हूँ 1 साल से, तो कुछ ना कुछ तो मेरे दिमाग में ठीक जाएगा। तो आप किन लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, इस पे बहुत ध्यान रखिए। अगर आपका कोई ग्रुप ऐसा है जो आपको लग रहा है ठीक नहीं, तो भाई ग्रुप नहीं है, गैंग है वो। बच्चों को खासकर बोल रहा, स्टूडेंट्स को। तो एनवायरनमेंट चेक करिए। दूसरी बात अगेन उसी से रिलेटेड है कि अभी फिजिकल एनवायरनमेंट तो कम हो गया है, हम इंटरनेट पे और कंप्यूटर के साथ ज्यादा समय बिता रहे होते हैं, तो वहां भी चेक करिए आप कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। सही लोगों की बात सुनेंगे, समझेंगे, साथ रहेंगे, तो जीवन खुद में खुद सही डायरेक्शन पे आ जाएगा। तो सर टेक्नोलॉजी में जो ये एडवांसमेंट हो रही है, ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है या नहीं है? मैम ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमारे से पुरानी जनरेशन भी यही बात पूछ रही थी। हर टेक्नोलॉजी, हर एडवांसमेंट अच्छा है अगर उसका इस्तेमाल अच्छी चीज के लिए किया जाए तो। पहले रात को खाना नहीं था, आज है, लेकिन ऑब्सिटी रेट बढ़ गए हैं, ये डायबिटीज के इश्यूज बढ़ गए हैं, लेकिन है तो एडवांटेज। पहले चूल्हा जलाने में 10 मिनट लगते थे और रात को तो खाना संभव ही नहीं था, आज है। डायनामाइट का आविष्कार किया गया था चट्टान उड़ा के सड़क बनाने के लिए, उससे हम एक दूसरे को उड़ा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी तो वरदान है, बस शर्त है कि उसको ईमानदारी से सही से इस्तेमाल किया जाए। तो आप अपने घर में बच्चों को फ़ोन देते हैं, मतलब देते हैं एज इन उनको बोलते हैं कि हाँ ठीक है थोड़ा सा कंटेंट देखो तो उनसे उनका माइंड खुलेगा, या आप बिल्कुल रोक के रखते हैं कि नहीं फ़ोन नहीं देना है? देखिए जीवन के, मैं बुद्ध को बहुत मानता हूँ क्योंकि मैं ओशो को बहुत सुनता हूँ। ओशो आमतौर पर बुद्ध को बहुत कोट कर रहे होते हैं। तो एक आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसे बोलते हैं मध्य मार्ग। तो कभी कभी क्या होता है ना, इंसान को मूड स्विंग्स होता है। मैं बोलता हूँ कि एज अ पेरेंट, अभी मैं आपको बताता हूँ, एज अ पेरेंट हमने कोई वीडियो देख ली कि नहीं फोन अच्छा नहीं, कोई डॉक्टर बोल रहा है, तो फोन उठा के आपने रख दिया। मैं चीनी खा रहा हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को चीनी कम करनी है, मैं बंद तो नहीं कर सकता ना, तलब लगती है ना, 2 दिन के बाद चाय पीनी पड़ती है ना, मैं क्या करूँ। ये बात तो बच्चे में भी लागू है। और हम कौन सा 30 मार खाते हैं, हम अपने बच्चे में बचपन भूल जाते हैं। हमने तो रोज आइसक्रीम खाई है, सब कुछ किया है, जो ना हमने तो पराठा ही चीनी का खाया है, उसे बोलते थे चीनी का पराठा, उससे मैडम मिठाई नहीं होती थी इतनी, वो चीज है। तो मध्य मार्ग, एकदम एक्सट्रीम कहीं भी चले जाएंगे तो जीवन में दुखी रहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा एक, इस बात पे अपनी बात अंत करूंगा। एक
राजा था, वो बहुत ज्यादा अय्याश था, मतलब जितनी बुरी आदतें थी सब उसके अंदर थी। जब बुद्ध भ्रमण कर रहे थे तो किसी ने बुद्ध को बोला, उसके राज्य से होके जा रहे थे, कि देखे होंगे आपके इससे बहुत बुद्ध, अगर आप सच में बुद्ध हैं, आप इसको सुधार दे तो मान लेंगे कि आप बुद्ध हैं। तो बुद्ध उसके पास गए, बुद्ध ने उनको अपना प्रवचन दिया और उसने संन्यास ले लिया, बुद्ध का भिक्षुक बनकर उनके साथ चलने लगा। लेकिन जैसे वो अय्याशी और गलत काम एक्सट्रीम पे करता था, अब बुद्ध कहते भिक्षा लेके आओ, सब लोग छाया में चलते, वो धूप से चलता। बुद्ध कहते कि दिन में एक बार खाना, वो एक बार भी ना खाता। तो एक दिन एक दूसरे शिष्य ने आके बताया कि भगवान जिस तरह से वो चल रहा है जिंदा बच नहीं पाएगा 2-3 महीने से ज्यादा, तो तबीयत बहुत खराब कर ली। तो बुद्ध ने उसे बुलाया, वो वीणा बजाना जानता था, तो बुद्ध ने उसे वीणा दी कि जरा बजा के सुना, आज मेरा संगीत सुनने का मन है। तार बहुत ढीले थे, तो उसने वीणा बजाई, लेकिन वीणा अच्छी नहीं बनी। तो उसने बोला कि भगवान तार ढीले हैं, तो बुद्ध ने उसको बिल्कुल कस दिया। जब उसने फिर वीणा बजाई तो उसका हाथ कट गया, खून आ गया। बुद्ध ने कहा क्या हुआ, कि भगवान तार बहुत ज्यादा टाइट है। तो बुद्ध ने कहा तो तुझे बात नहीं समझ आ रही, संगीत तभी निकलेगा जब तार ठीक से खींचा हो। इसी बात का हम अपने जीवन में भी ख्याल रखना है, किसी चीज को ना बहुत एक्सट्रीम पे लेके जाना है, ना बिल्कुल नहीं करना, धीरे धीरे कोशिश करते रहनी है। सही बात है सर, आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर हम स्कूल लाइफ की बात हमने स्टार्ट करी, तो चाहे हम एकेडमिक्स कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं या कोई कल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं, हमको बैलेंस आउट करके चलना है। उसके बाद अगर हम हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं या अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, तो हमें बैलेंस आउट करके ध्यान देना है। सो बैलेंसिंग इन एवरीथिंग इज रियली इम्पोर्टेंट। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच। हमारा पर्पस है और हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी एक ऐसा इंसान जिसने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया हो या जिससे हमें कुछ भी सीखने को मिले, उसकी नॉलेज हम आप तक पहुंचाएं। तो प्लीज़ अपना प्यार हमें दीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह के पॉडकास्ट आगे और चाहिए। वो हमें सच में बहुत मोटिवेट करेगा। थैंक यू सो मच।